साथियों आज का आपका सेट आ चुका है। इस सेट में टोटल 60 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि साथियों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों अगर आपका भी एग्जाम 14 या फिर 17 जून को है तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। अच्छा, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है तो बेंगलुरु को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऐसे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है। इसमें से क्षेत्रफल सबसे कम किसका है तो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बिल्कुल सही है। मणिपुर की राजधानी आइजोल गलत है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और आइजोल किसकी राजधानी है तो याद रखिएगा, आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। बाकी नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ये सब सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान में टोटल भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में जरूर आता है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी है? गोंड जनजाति। आगे देखिए, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ये हो जनजाति से संबंधित है, हो आदिवासी से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, गोवा में भाषा दिया गया है कोंकणी, बिल्कुल सही है। मेघालय में यहाँ पर दिया है खासी, ये भी आपका सही है। नागालैंड में आगामी दिया हुआ है, ठीक है, अंगामी। और सिक्किम में तिब्बती दिया, ये गलत है। सिक्किम जो है ये नेपाल से सटा हुआ है, तो मुख्य रूप से नेपाल यानी मैक्सिमम यहाँ पे नेपाली भाषा ही बोला जाता है। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। भारत में से आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। सही जवाब है गरीबों की आय और जीवन स्तर सुधारना, ये गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है गरीबों पर सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण चीज़ें आती है और तृतीयक में बैंकिंग, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। स्वयं सहायता समूह SHG, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। S का मतलब, H का मतलब, G का मतलब, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिबरलाइजेशन यानी लिबरलीकरण का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो इसका अर्थ है व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध को हटाना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे देखिए, डायोड का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन सही है।
मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। क्या है? गामा किरण। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आगे देखिए, निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर कीजिए, और आप लोग डेली क्लास कीजिए दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से आपको बड़ा चलना है। तो सबसे पहले आपका रेडियो विकिरण हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर अवरक्त विकिरण हो जाएगा, 3 नंबर में दृश्य विकिरण होगा जो कि चौथा ऑप्शन में है, और लास्ट में होगा एक्सरे। तो ये इसका क्रम है 1 2 4 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 4 3। 1 2 4 3 यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो किस माध्यम में सबसे कम होगा? तो ठोस में, और सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। लेकिन ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम जो होता है ध्वनि की चाल गैस में, और ठोस में सबसे अधिक होता है, जस्ट उल्टा। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। आगे देखिए, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पर अलग अलग किरणों का यहाँ पर दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो अवरक्त किरण की बात करें, वेवलेंथ दिया हुआ है 10 पर पावर -5 मीटर से 10 पर पावर -3। ये आपका गलत है। कितना होता है? तो 10 पर पावर -7 से 10 पर पावर -3। यहाँ पर केवल -7 होगा, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी परावैंगनिक किरण का 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -6, ये सब सही दिया हुआ है। इसको एक बार आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो यहाँ पे 2+ का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, तो त्याग करने वाले के ऊपर क्या होता है? प्लस धन आयन चढ़ता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो रहा है। तो मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कितना बचेगा? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 8। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 9th क्लास का चीज़ें है सब। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। बताइए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। आगे देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता का माप है? तो 22 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं? तो कौन सा ऐसा संघ है जिसमें परिसंचरण और श्वसन दोनों तंत्र जो है ये अनुपस्थित होता है? ये आपका टीनोफोरा है, इसको याद कर लीजिए, टीनोफोरा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है? तो ये है मिक्सिन, जिसको हैगफिश भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कैम्बियम संबंधित होता है। कैम्बियम एक प्रकार का उत्तक है, तो ये संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का संवहनी उत्तक तंत्र से संबंधित है कैम्बियम। पहला ऑप्शन राइट है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो फ्लोएम उत्तक का संबंध हो जाएगा जटिल उत्तक, ठीक है। एक फ्लोएम जाइलम दोनों क्या है? जटिल उत्तक है। तो ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ए का 2। बी मूल रोम की बात करें तो 1 कोशिकीय हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 का 1। सी की बात करें तो कोलन कायमा सरल उत्तक है, बिल्कुल सही है। और वातरंध्र अधिकांश काष्ठीय वृक्ष, ये आपका डी यानी कि 4। तो 21 34 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है?
सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2134। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? तो ये है संयुक्त उपकला ऊतक, बी ऑप्शन राइट है। अच्छा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी। आगे देखिए, रैम का पूरा नाम क्या है? RAM, राम नहीं पढ़ना है, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग कमेंट करके बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे देखिए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है बताइए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादक आएगा। तो देखिए उत्पादक किस ऑप्शन में है? तो केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है उत्पादक। अब उत्पादक को खाने वाला उपभोक्ता होगा, फिर लास्ट में अब घटक, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्पादक है इसमें से बताइए। तो घास है, ठीक है। घास को कौन खाएगा? तो गाय, भैंस, बकरी, वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, ये वाला असत्य है, ठीक है। पौधे दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलता है, और इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होता है और चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, ये भी आपका सही है। नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, गलत है। केवल वैज्ञानिकों को नहीं, ये डॉक्टरों को भी मिलता है, ठीक है। और भी कैटेगरी का उसमें उसको भी दिया जाता है, केवल वैज्ञानिक को नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है? स्टार मार्क कर लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं, लियो 14वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कर्तन कहा जाता है, कर्तन। अगला क्वेश्चन, 15वीं जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 15वीं जनगणना यहाँ पे दिया है शॉर्टकट में, यानी 2011 की जनगणना पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, आप सभी जानते हैं 943 है। आगे देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न और उनके क्षेत्र, यानी ये सब धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपनक, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और नवरत्न थे। तो धन्वंतरी चिकित्सक थे, बिल्कुल आपका सही है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, ये भी सही है। अमर सिंह वास्तुकार थे, गलत है। कोषाकार थे, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम के समय में। आगे देखिए, स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो हुनों के आक्रमण को विफल करना, ये था। हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में हार्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो यहाँ पर जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा? दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। अच्छा, ये जो सुदर्शन झील है ये कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। आगे देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है?
और एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ना कि गोपाल ने। वे जनता द्वारा निर्वाचित शासक थे, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन गलत है देख सकते हैं। तो गलत कथन चुनना है। तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने, अभी हमने बताया। यह वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, यह बिहार के भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना उदंतपुरी विश्वविद्यालय के विकल्प के रूप में की गई थी, ये वाला आपका गलत है। आगे देखिए, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। तो कन्नौज के लिए जो युद्ध हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें 3 शासकों के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। तो कौन इसमें नहीं था ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल नहीं था, बाकी पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, गिरिव्रज या फिर राजगिरी। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है। तो पाल राजवंश की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, तो मुंगेर। पहले आपका बी हो जाएगा। लिच्छवी यहाँ पे राजधानी क्या हो जाएगा, तो वैशाली, 2 का ए। तुगलक काल हो जाएगा आपका बिहार शरीफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। और मुगल काल में रोहतास, डी, यानी BACD। देखिए BACD किस ऑप्शन में दिया हुआ है, BACD। तो BACD फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो किनके बीच हुए संवाद का वर्णन करता है। तो नागसेन और राजा मिनेंडर के बीच संवाद का वर्णन करता है मिलिंद पन्हो, ठीक है। जिस तरह से जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, राजतरंगिणी, जो कि कल्हण की रचना है। बिहार में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो बख्तियार खिलजी को। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने कई बार सेट में आपको कराया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, याद कीजिए, और हमने बताया था इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो ये अकबर था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, ये सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।